Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 265 निहारिका की पागलों वाली बातें, फैमिली का आना। तभी उसका असिस्टेंट निकोल डोर नॉक करके अंदर आ गया, और आपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर हिम्मत करके बोला, बॉस हमने बहुत ढूंढा। हमें मेम की चेहरे वाली लड़की अभी तक नहीं मिली, हम डाटा बेस में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारे हैकर्स उस फायर वॉल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस फायर वॉल को जरूर हैकर शैडो ने बनाया है, जो लीडर बोर्ड पर टॉप में है। उसका ही फायर वॉल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारे हैकर उस फायर वॉल की वीक पॉइंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब आगे। निकोल की बात सुनकर पारस का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से बोला, ठीक है, बाकी सब पर नजर रखो। जैसे ही वो लोग कोई हरकत करे, उनकी लीड को फॉलो करना। और हमारे बाकी सारे सोर्सेज भी लगा दो, खास करके क्वीन फॉर्मा पर इस वक्त नजर रखो। अगर वहां कुछ भी ऐसा होता है जो अनयूजुअल हो, तो तुरंत एक्शन लो। डॉक्टर ईशा ने एंटीडोट बनाने के लिए क्वीन फॉर्मा के लैब को चूज किया था, और क्वीन फॉर्मा में डॉक्टर ईशा की ऑर्डर पर ही फ्री ट्रीटमेंट दिया गया है पेशेंट को। जरूर उनकी बीच कोई लिंक होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले इस बारे में पता करो, जरूर डॉक्टर ईशा के बारे में पता चल जाएगा। पारस अब और वेट नहीं कर पा रहा था, उसे बस जल्द से जल्द आपने तितली को अपनी क्रिस ने लाना था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। निकोल जी बॉस के कर वहां से चला गया तो पारस ईशानी की पेंटिंग वाली फोटो को देखते हुए बोला, तुम कितने दिन मुझसे छुप सकती हो तितली, तुम्हें तो मैं कैद करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की एक विला में सुरेश सिन्हा, नरेश सिन्हा बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे। वहीं अर्जित ऊपर खड़े उन दोनों को देख रहा था। तभी वहां पर एक गार्ड आया और एक फाइल सुरेश जी को देते हुए बोला, सर ये रही वो सभी इंफॉर्मेशन जो आपने मंगवाया था। सुरेश जी ने उस गार्ड से उस फाइल को लिया और देखने लगा। कुछ देर फाइल रीड करने के बाद सुरेश जी उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोले, क्वीन फॉर्मा पर नजर रखो, अगर उस कंपनी का डॉक्टर ईशा से कोई लेना देना है तो वो जरूर वहां आ सकती है, फिर हम उसे जरूर पकड़ पाएंगे। तो वो गार्ड अपना सिर झुकाकर बोला, सर एक और बात भी है, सिर्फ हम नहीं बाकी बहुत सारे गैंग्स भी क्वीन फॉर्मा पर नजर रख रहे हैं। मुझे लगता है सबको यही लगता है क्वीन फॉर्मा के जरिए वो सब डॉक्टर ईशा तक पहुंच सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम उन सबको ठिकाने लगा देते ताकि बाद में जब डॉक्टर ईशा मिल जाए तो प्रॉब्लम ना हो। पर वो सब भी हमारे लोगों की तरह ही ट्रेंड है। ठीक है, तुम जाओ, अगर डॉक्टर ईशा मिल गई तब हम जैनेट्स को ले आएंगे। हमारे जैनेट्स के आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुरेश की बात सुनकर वो गार्ड वहां से चला गया। वहीं अर्जित को ये सब बहुत बकवास लग रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यही किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लेगा। वो वहां से आपने रूम की तरफ चला गया और आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लगा। उसे प्रॉपर्टी या पावर कुछ भी नहीं चाहिए था, वो एक छोटी सी जॉब करके भी खुश रह सकता था। उसे इस खून खराबे भरी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं रहना था, जहां सब एक एक इंसान रूपी भेड़िया है। उसके दादाजी डैड भी उनमें से एक है, जो गरीब लोगों को आपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाते थे। वहीं राजवंश विला में मोक्ष ईशानी को लेकर बेड पर लेटा हुआ था और उसकी पेट को प्यार से सहला रहा था, तो कभी चूम रहा था। वहीं ईशानी मोक्ष के बालों को सहलाते हुए उसे देख रही थी। हब्बी क्या तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है जो इतनी देर घर में हो, ईशानी ने गुस्से हुए पूछा। हाँ, पर मेरी बीबी और प्रिंसेस से ज्यादा जरूरी नहीं, मोक्ष फिर से उसकी पेट पर शिद्दत से चूमते हुए बोला। तो ईशानी आंखें छोटी करते हुए बोली, फिर से प्रिंसेस, क्या पता दो प्रिंस हो या एक प्रिंसेस एक प्रिंस हो। क्या आप मेरे दोनों बच्चों से अलग अलग प्यार करते हैं? नहीं बीबी, हमारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रिंस तो चाहिए, मोक्ष अनजान बनते हुए बोला। ईशानी और भी चिढ़ गई, उसकी मूड स्विंग्स होने लगे थे। वो कंट्रोल करने की ट्राई करती थी पर उससे हो नहीं पा रहा था। वो थोड़े गुस्से से बोली, मेरे दोनों बच्चे खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी प्रिंसेस को कमजोर नहीं बनाना कि उसे अपने भाई की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। मोक्ष ने दे से देखा ईशानी गुस्सा हो रही है तो वो चुप हो गया। हाँ, मैं सिर हिला दिया। वो अपनी बीबी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वहीं नरेंद्र जी टेंशन में इधर उधर हो रहे थे। उन्होंने जया जी को एक विला दे दिया था रहने के लिए। 2 दिन बाद वो जाने वाले थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीबी को कैसे मनाए, जो गुस्से से घर छोड़कर जाने की जिद ही पकड़ी हुई थी।
दादू क्या हुआ, क्या दादी ने आपको रूम से बाहर निकाल दिया? नव्या हंसते हुए उनकी फिरकी लेते हुए बोली। शैतान, क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी दादी माँ ये घर छोड़कर मायके चली जाए जो मेरा उड़ा रही हो? नरेंद्र जी ने अपनी आंखें छोटी करके नव्या को घूरते हुए बोला। नहीं दादाजी ने कहा आपको चिढ़ा रही हूँ, बल्कि मेरे पास तो एक आइडिया है जिससे दादी माँ आपको छोड़कर मायके कभी नहीं जाएंगी। नव्या मुंह बनाकर अपनी खुरापाती दिमाग लगाते हुए बोली। ओहो अच्छा, तो बताओ कौन सा आइडिया है जिससे तुम्हारी दादी मान जाए? नरेंद्र जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। तो नव्या ने धीरे से उन्हें कुछ कहा तो दादाजी एक्साइटेड हो गए। ओहो ये तो सबसे अच्छा आइडिया है, अब मेरी बच्ची ही है जो तुम्हारी दादी माँ को मना सकती है। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए। तो दक्ष उसके पास आकर बोला, तूने ऐसा क्या आइडिया दे दिया दादाजी को जो वो इतने खुश हो गए? नव्या हंसते हुए बोली, कुछ नहीं भाई, बस मैंने दादाजी को कहा कि आप भाभी से बोलिए, देखना उनकी कहने से एक बार नहीं दादी की गुस्सा चला जाएगा। नव्या और दक्ष दोनों ही हंसने लगे, सच में ये हो सकता था। वहीं निहारिका की रूम में जया जी और प्रियंका जी भी उसकी रूम में ही थी। तीनों गुस्से से बौखलाए हुए थे। निहारिका गुस्से से बोली, क्यों दादी, हम यहाँ से क्यों जाना है? अभी तक तो मुझे एक मौका भी नहीं मिला ईशानी को कुछ करने का। और बड़े नाना जी वो हमें कैसे इस घर से निकाल सकते हैं? क्या अब उनके मन में आपके लिए कोई प्यार या केयर बहन है दादी, जो वो हमें इस तरह घर से निकाल रहे हैं? जब गलती उस ईशानी की थी। दादी माँ, मोम में सच कह रही हूँ, उस घटिया लड़की ने जानबूझकर मेरे पैर पर पैर रखा था। वो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। और मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मोक्ष ने मुझे कितना बेइज्जत किया। मोम, दादी माँ, मेरी क्या गलती है? मुझे बस मोक्ष से प्यार है। इसमें मेरी कहाँ गलती है? और आपने सुना ना उस बुढ़िया कनक नानी ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी जैसी दो कौड़ी की लड़की मोक्ष के लायक नहीं है। क्यों दादी माँ, क्यों? मोक्ष मुझे जरा भी पसंद नहीं करता है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? मुझमें क्या कमी है मोम, जो मेरा प्यार ही मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा था? हाँ बच्चा, हमें तुम पर भरोसा है, उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सके। और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है मेरी बच्ची। प्रियंका जी निहारिका को संभालते हुए बोली। दादी माँ भी बोली, आपने आपको कम समझने की कोशिश मत करो बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। पर अब मोक्ष तुम्हें पसंद नहीं करता, इसमें तो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और भाई ने भी हमें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, 2 दिन के अंदर हमें यहाँ से विला ने शिफ्ट होना होगा। तुम रो मत, हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो अभी भी राजवंश कॉरपोरेशन में जॉब करती हो ना, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे मोक्ष से मिलने का। नहीं दादी माँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ईशानी को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। निहारिका गुस्से से रोते हुए बोली। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मोक्ष का बच्चा ईशानी की कोख से जन्म ले। आपको क्या लगता है उन दोनों का बच्चा हो जाने के बाद मेरे लिए कोई जगह होगी कभी मोक्ष के जिंदगी में? जया जी उसकी गाल पर एक थापड़ मारते हुए बोली, बस करो, बहुत हो गया ये पागलपन। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अभी ईशानी के साथ कुछ करेगी तो मोक्ष तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? उसने पहले ही धमकी दी है कि इस बार अगर तुम उसकी बीबी की करीब गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ईशानी के साथ कुछ भी हुआ तो सबसे पहले शक तुम पर जाएगा। इसलिए अभी के लिए तुम बिल्कुल शांत रहो, विला में जाने के बाद हम कुछ सोचेंगे। उनकी बात सुनकर निहारिका शांत हो गई, उसे लगा नहीं था कि उसकी दादी उसे थापड़ मरेगी। पर अपनी दादी की बात भी उसे सही लग रही थी। शाम का वक्त, राजवंश बिल्ला सब हॉल में बैठे हुए थे, तभी बटलर हॉल में आकर बोला, बड़े सर, वो मेम की फैमिली के लोग मेम से मिलने आए हैं। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी स्माइल करते हुए बोले, ठीक है, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। वहीं ईशानी मोक्ष को देख रही थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आज उसकी फैमिली आ रही है। मोक्ष उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोला, रिलैक्स बीबी, मैंने ही उन्हें आने के लिए बोला था। नंदिनी और बाकी सब तुमसे मिलना चाहते थे। ईशानी ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरे सोफे पर निहारिका, प्रियंका जी और जया जी बैठी थी। तीनों यही सोच रहे थे कि आखिर ईशानी किस फैमिली से बिलोंग करती है, आज पता चल ही जाएगा। अंशुमान भी आज जल्दी कॉलेज से विला आ गया था। वो भी वहीं सबके साथ बैठा हुआ था और दक्ष से बात कर रहा था। तभी हॉल में आहूजा फैमिली, रायजादा फैमिली, सहगल फैमिली और मेहरा फैमिली की एंट्री हुई।
सिर्फ सहाय फैमिली से कोई नहीं आया था, क्योंकि दिल्ली में रहकर विश्वाम्भर जी इस वक्त जितना हो सके अपनी पोती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि ईशानी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपनी पावर यूज करके जितना हो सके बाहरी ताकतों को देश से आने से रोक रहे थे। ईशानी की चारों दोस्त तो ईशानी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़े। नरेंद्र जी, अखिलेश जी और बाकी सब सोफे से उठ गए और सब एक दूसरे को ग्रिट करने लगे। नंदिनी, काव्या, अनुजा और रितिका ईशानी के गले लग गई। सब सोफे पर बैठ गए तो रितिका एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, अब मैं मासी बनने वाली हूँ, थैंक यू इशू मुझे मासी बनाने के लिए। जीजू, आप दोनों तो बहुत फास्ट निकले, मुझे तो लगा था ईशानी जितनी स्ट्रिक्ट है वो सबसे आखिर में शायद मैरिज करेगी, पर अब तो मेरी इशू पहले हम ही मासी बनाने वाली है। काव्या मोक्ष और ईशानी को टीज करते हुए बोली। तो ईशानी ने उसकी सिर पर धीरे से मारा और सिर हिला दिया। उसकी ये झल्ली दोस्त कभी नहीं सुधरने वाली थी। मोक्ष टैडी स्माइल लिए बोला, मुझे कभी अच्छे काम में देरी करना पसंद नहीं है, और जहां बात मेरी मेरी बेबी डॉल की हो, तो मैं दुनिया की हर खुशी उसे पहले देना चाहता हूं, इसलिए मैंने जल्दी ही ये खुशी भी दे दिया। मोक्ष की बातें सुनकर ईशानी को इस वक्त शर्म से कहीं गड़ जाने का मन कर रहा था। उसने जोर से मोक्ष के कमर पर चिकोट काटी, पर मोक्ष का हार्ड मसल्स की वजह से उसे लगा जैसे उसकी बीबी उसे गुदगुदी कर रही है। वो ईशानी पर झुकते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इतना कहकर वो उसे आंखें मारकर उसकी गाल पर किस कर दिया। वो बस अपनी बीबी को सबके सामने छेड़कर चिढ़ाना चाहता था। उसकी बात सुनकर और सबके सामने किस करता देख आज सच में ईशानी को मोक्ष के सिर पर मारने का मन कर रहा था। शर्म से उसकी गाल एकदम कश्मीर सेब की तरह लाल हो गई थी। वहीं बाकी सब की मोक्ष को आंखें फाड़े देख रहे थे कि सबके सामने ये इतनी बेशर्मी भरी बातें भी कर सकता है। अभिनाश जी अपनी छड़ी को जानबूझकर नीचे पटकते हुए बोले, दामाद जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, आप मेरी पोती को ऐसे सबके सामने परेशान नहीं कर सकते हैं। देवेंद्र जी भी बोले, एक तो तुमने हम बूढ़ों की बातों को नजरअंदाज किया, खैर छोड़ो, ये तो हम बूढ़ों के लिए एक खुशी की बात है, आखिरकार हमारी पोती हमें परनाना जो बनाने वाली है। अब हम हमारी इशू की बच्चे को देख पाएंगे। तभी रविकांत जी भी बोले, हाँ मुझे तो वेट ही नहीं पोता रहा है अपनी पर नाती या नातिन को गोद में लेने के लिए। उनकी बात सुनकर मोक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, तब तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आप सबकी ख्वाहिश जो पूरी की है। चैप्टर 266, जैकी का गिफ्ट मोक्ष, ईशानी और बच्चों के लिए। देवेंद्र जी भी बोले, एक तो तुमने हम बूढ़ों की बातों को नजरअंदाज किया, खैर छोड़ो, ये तो हम बूढ़ों के लिए एक खुशी की बात है, आखिरकार हमारी पोती हमें परनाना जो बनाने वाली है। अब हम हमारी इशू की बच्चे को देख पाएंगे। तभी रविकांत जी भी बोले, हाँ मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है आपनी पर नाती या नातिन को गोद में लेने के लिए। उनकी बात सुनकर मोक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, तब तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आप सबकी ख्वाहिश जो पूरी की है। अब आगे। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब हैरान थे, सब मोक्ष को आंखें फाड़े देख रहे थे, जैसे वो सब किसी अजूबे को देख रहे हो। वहीं ईशानी का मन कर रहा था कहीं जाकर छुप जाए। उसने फिर से मोक्ष की पेट पर चिकोटी काटी, पर इस बार भी ईशानी की सॉफ्ट हाथ मोक्ष की हार्ड मसल से फिसल गया। मोक्ष को अपनी बीबी की ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो तो बस सबको दिखा देना चाहता था कि ईशानी सिर्फ उसकी है। क्या हुआ बेबी डॉल, तुम मुझे फिर से गुदगुदी क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कोई पर्सनल बात करनी है? तो क्या हम अपनी रूम में चले, वहां हम अच्छे से बात करेंगे। और अगर तुम्हारी मूड स्विंग्स हो रही है और तुम्हारा अभी मेरे साथ रोमांस करने का मन है तो बताओ, हम अभी रूम में चलते हैं। ये बात मोक्ष बहुत सीरियस फेस के साथ कह रहा था, जैसे सच में ईशानी की मूड स्विंग हो रही हो और वो उसे रूम में बुला रही हो। वहीं ईशानी आंखें फाड़कर अपनी बेशर्म पति को देख रही थी, जो पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, हाय जीजू, आप कितने बेशर्म हो, मुझे अच्छे से पता है मेरी बॉस कभी ऐसे इशारे में बात नहीं करेंगी, आप उन्हें परेशान कर रहे हो। ये आवाज सुनकर सबने आवाज की दिशा में देखा, जहां से जैकी उछलते हुए आ रहा था। उसकी हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उसके पीछे पीछे ही नकुल भी आ रहा था, भला वो कैसे आपने बॉस की इस खुशी में शामिल नहीं होता। वहीं उनके पीछे रायचंद फैमिली आ रहे थे, उनके पीछे कुछ गार्ड्स हाथ में बड़े बड़े बाइक जलिए चल रहे थे। सब ने उठकर रायचंद फैमिली को भी ग्रिट किया।
वहीं आरती जी ने सिर झुका लिया, क्योंकि जब से ईशानी के बारे में सब कुछ रायचंद फैमिली को पता चला था, तब से उसके मोम डैड भाई कोई उनसे बात नहीं कर रहे थे। उनकी हालत देख सुकेत जी ने उनकी कंधे पर हाथ रख लिया। उन दोनों को ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ ईशानी को देखने आए थे। पर ईशानी सबको देख रही थी, उसने सबको ग्रिट किया, पर उन्हें ईशानी ने ग्रिट नहीं किया, ना ही बात की। ये बात उन्हें दर्द दे रहा था। यही हाल समीर, रेहान और अयान का था, तीनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट मंथ समीर की शादी थी, वो उसे ये बताना चाहता था, पर ईशानी उसे देख तक नहीं रही थी। रेहान और अयान फिर भी ईशानी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। जैकी की बात सुनकर मोक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला, मेरी बीबी है, मेरा हक है उस पर, मैं उसे परेशान कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने ईशानी की गाल पर सबके सामने किस कर दिया। वहीं निहारिका की मुठिया गुस्से से कस गई थी, उसे ईशानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या इस लड़की को ऐसे सबके सामने मोक्ष को इशारे करने चाहिए? वहीं प्रियंका जी और जया जी हैरान थे, वो उन लोगों को देखकर समझ गए थे कि ये बहुत बड़ी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि सबने जो आउटफिट कैरी किया था सब कस्टम मेड थी। वो भी एक बड़ी फैमिली से थे, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसे ड्रेस कैरी करने वाले छोटे फैमिली से तो नहीं होंगे। वो रायजादा फैमिली और रायचंद फैमिली के लोगों को तो पहचान गए थे, क्योंकि अनुपम जी को उन्होंने कई बार बिजनेस मैगजीन में देखा था। और रायचंद फैमिली तो बहुत बड़ा इन्वेंशन था, जो फ्रांस, इटली और लंदन कई जगह पर अपनी कंपनी फैलाया हुआ था। इसलिए वो कबीर और प्रवीण रायचंद को अच्छे से पहचान गए। पर बाकी तीनों फैमिली को वो पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा कुछ इंडिया के बड़े फैमिलीज और बिजनेसमैन के बारे में नहीं पता था। इसलिए तो वो इस वक्त पूरी तरह से राजवंश फैमिली पर डिपेंड थे, ताकि उनके जरिए वो बड़े बड़े फैमिलीज के लोगों से मिल पाए। जैकी जल्दी से ईशानी के पास आ गया और काव्या जो ईशानी के बगल में बैठी थी, उसे खींचते हुए बोला, उठो उठो, यहाँ से मुझे मेरी बॉस के पास ही बैठना है। उसकी बात सुन मार काव्या ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोली, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम मुझे अपनी दोस्त के पास से उठाना चाहते हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बॉस से 2 महीने से नहीं मिला, मुझे उन्हें कुछ देना है, तुम उठो यहाँ से। कहकर वो ईशानी और काव्या की नीचे के छोटी सी गैप में जबरदस्ती बैठने लगा, तो काव्या चिढ़ते हुए थोड़ी दूर खिसक गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। जैकी जल्दी से आपने हाथ में लिए बैग को ईशानी को दे दिया और चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोला, बॉस जरा खोल कर देखिए, ये गिफ्ट मैंने अपनी हाथ से तैयार किया है। अच्छा, तुम कब से डिजाइनर बन गए? मोक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर देखा। ये एक सरप्राइज है और मैं डिजाइनर नहीं पर कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, आप भूल गए क्या? इतना कहकर जैकी ने घमंड से मोक्ष को देखा। ओपन करो तो हम भी देखना है, इसने क्या सरप्राइज दिया है, रितिका ने भी कहा। तो जैकी को इतना एक्साइटेड देखकर ईशानी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और गिफ्ट बॉक्स ओपन करने लगी। मोक्ष ने उसके हाथ से दूसरा बॉक्स ले लिया और उस रैपर को जैकी को घूरते हुए एक झटके में फाड़ दिया। जैसे उस रैपर से उसकी दुश्मनी हो या फिर दुश्मनी जैकी से हो। ये देखकर सब हैरान थे, पर जैकी तो जनता था उसके जीजू इतने उस पर गुस्से में क्यों है। उसने मोक्ष को अपने सारे दांत दिखा दिए। कुछ दिन पहले ही जैकी ने कॉलेज जाकर एक कांड कर दिया था। कॉलेज में समर्थ और सात्विक 2 महीने से ईशानी की कॉलेज ना आने से परेशान थे, और सबको पता था जैकी ईशानी के साथ ही आता है, तो सात्विक और समर्थ दोनों ने ही जैकी को ईशानी के बारे में पूछा था। और ये बदमाश लड़का उन दोनों से आपने सारा असाइनमेंट कंप्लीट करवा लिया, उन्हें ईशानी की इंफॉर्मेशन देने के बदले। फिर बड़ी चालाकी से उसने बोल दिया कि मोक्ष राजवंश को पता है कि बोस कहाँ है, जाओ राजवंश कॉर्पोरेशन जाकर ईशानी को ढूंढो। जरूर मिस्टर मोक्ष जबरदस्ती ईशानी बॉस से काम करवा रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने उन्हें फोन किया था तो वो बहुत दुखी लग रही थी। और समर्थ और सात्विक दोनों तो थे ही ईशानी के लिए पागल, उन दोनों ने जैकी की बात को सच मान लिया। और दोनों ही राजवंश कॉर्पोरेशन मोक्ष से मिलने चले गए थे, वो भी तब जब ईशानी मोक्ष के पास उसकी ऑफिस में थी। 2 महीने से ईशानी कई बार राजवंश कॉर्पोरेशन ही मोक्ष के साथ चली जाती थी और मोक्ष के साथ टाइम स्पेंड करती थी, फिर दोनों साथ में आते थे। जिस वजह से मोक्ष जैकी पर गुस्सा था, उसे बर्दाश्त नहीं था कि किसी भी वजह से उसकी और उसकी बीबी की रोमांस में खलल पड़े।
ना ही वो अब चाहता था कि ईशानी पर किसी की नज़र पड़े, उसे अब अपने बच्चे और बीबी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना था। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब तक ईशानी की डिलीवरी नहीं ही जाती, तब तक ईशानी ज़्यादातर काम नकुल और जैकी को सौंप देगी। क्योंकि उन दोनों के ही अनगिनत दुश्मन थे, कोई भी ईशानी की प्रेगनेंसी में उसकी फ़ायदा उठा सकता है। भले ही ईशानी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी, पर वो भी अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने कॉलेज 9 महीने ड्रॉप करने का प्लान किया था। ऐसे भी कॉलेज तो उसी का था, वो आराम से सिर्फ एग्जाम दे सकती थी। उस दिन सात्विक और समर्थ को ये भी अच्छे से पता चल गया था कि ईशानी मोक्ष की गर्लफ्रेंड है। बस यही एक अच्छी बात थी, जिस वजह से मोक्ष ने जैकी को माफ कर दिया था। वरना वो उसे जरूर एक हफ्ते तक उल्टा लटका कर रखता। जैसे ही दोनों ने बॉक्स खोला, तो उसमें से एक बॉक्स में 2 छोटे छोटे वॉच थे, जो ब्लैक कॉलर का था। और मोक्ष के हाथ में जो बॉक्स था उसमें भी 2 ब्लैक वॉच थी। चारों वॉच की डिजाइन सेम थी। सब समझ गए कि इसमें 2 मोक्ष और ईशानी के लिए है और 2 ईशानी और मोक्ष के होने वाले बच्चे के लिए है। जैकी एक्साइटेड होकर बोला, ये चारों वॉच मैंने खुद सेलेक्ट करके बनाया है, इसमें मैंने एक चिप डाला है। हालांकि मुझे बोस की तरह तो नहीं आता, फिर भी मैंने उनसे सीखा था। इस चिप के जरिए आप इस वॉच से इन 2 वॉच की लोकेशन देख पाएंगे और दोनों बच्चों को ट्रैक कर पाएंगे कभी भी। और इसके जरिए आप मेरे दोनों प्यारे भांजे भांजियों से जब चाहे बात भी कर पाएंगे, अगर वो दोनों 100 किलोमीटर दायरे में ही तो। उसकी बात सुनकर सब स्माइल कर रहे थे। मोक्ष अपनी चेहरे पर नहीं दिखा रहा था, पर उसे जैकी का गिफ्ट काफी पसंद आया था। जैकी ने बच्चों की सेफ्टी के बारे में पहले से ही सोचकर ये वॉच बना लिया था। भले ही उसकी बीबी इससे भी अच्छी वॉच बना सकती है, फिर भी उसका गुस्सा जैकी पर से थोड़ा कम हो गया था। ईशानी की चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो जैकी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोली, बहुत जल्दी सीख गए तुम। ये तारीफ सुनकर जैकी खुश हो गया, आखिर मैं छोटा भाई किसका हूँ। मोक्ष ने ईशानी की हाथ को पकड़कर जैकी की सिर से दूर कर दिया। उसे बहुत जलन हो रही थी। वहीं जया जी, प्रियंका जी और निहारिका जी कंफ्यूज थे। जया जी अपनी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर बोली, भाई क्या आप इन सबको हमसे नहीं मिलवाएंगे? और ये लड़का क्या कह रहा है, 2 बच्चे कहाँ से आ गए? उसकी बात सुनकर अब जाकर सबका ध्यान प्रियंका जी, जया जी और निहारिका पर गया। वरना अभी तक तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था, सबने उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो तीनों हवा हो। तभी जैकी उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ये सब नए लोग कौन है जीजू, और क्या इन्हें पता नहीं कि आपकी ट्विंस होने वाले हैं? जो ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये लड़की इसे देखिए ये कैसे आपको देख रही है, जैसे आंखों से ही आपकी इज्जत लूट लेगी। कहीं ये आपको पसंद तो नहीं करती है ना? पर ये देखने में तो एवरेज से भी नीचे है। इतना कहकर वो अपनी गाल पर उंगली रख दिया जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, वैसे ये लड़की हमारा गार्ड जो है ना रॉबर्ट, उसके साथ ये अच्छी लगेगी। ए लड़की कहीं तो बात चलाऊं क्या? ऐसे भी मेरे जीजू को पाने की स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारी। उसकी बात सुनकर निहारिका का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। जैकी की बात तो उन तीनों पर किसी बिजली की तरह गिरी थी। वो तो एक ही बच्चे की बात सोचकर गुस्से और नफरत से पागल हो रहे थे। अब जाकर उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ तो एक नहीं बल्कि 2 बारिश आने वाले हैं। वहीं कनक जी और कल्पना जी ने अपनी सिर पकड़ लिया। उन्हें इस बड़बोले को पहले ही वार्न कर देना चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि जया जी और उनकी बहू और निहारिका को ईशानी की ट्विंस के बारे में पता चले और वो उनकी बहू को नजर लगा दे। निहारिका को अब और भी गुस्सा आ रहा था। ये लड़का कैसे उसकी मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो मोक्ष को देख रही है, उससे इस लड़के को क्या? ऐसे भी आज नहीं तो कल वो मोक्ष को अपना बना ही लेगी। वहीं जैकी की बात सुनकर बाकी सबको तो हंसी आ रही थी। सबको पता था कि जैकी आपके मुंह पर कुछ भी बकवास बोल सकता है। मोक्ष और ईशानी की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई थी। चलो ये कुछ तो काम आया, मोक्ष मन ही मन बोला। चाहे वो बात आपको अच्छा लगे या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, वो बोल ही देगा। ईशानी की चारों दोस्तों के साथ साथ दक्ष और नव्या को भी निहारिका के बारे में जैकी को ऐसे बोलता देख हंसी आ रही थी। पर अंशुमान पास ही बैठा था, इसलिए वो दोनों चुप थे। निहारिका जो सच में मोक्ष को देख रही थी, वो थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे घटिया बात बोलने की, मुझे गार्ड के साथ रहने को बोलने की? जानते हो मैं कौन हूँ?
तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया क्या? उसकी बात सुनकर जैकी ने मुंह बना लिया। तुम कौन हो ये तो तुम्हें ही पता होगा। भले ही मैं हैकर हूं पर दुनिया की सभी लोगों का डाटा लेकर तो नहीं घूमता हूं ना। और मुझे ये मैनर्स मत सिखाओ, पहले भी एक पागल लड़की ने मुझे मैनर्स सिखाया था, जो मेरी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और मेरी बॉस ने उसे बिना साबुन के धो दिया था। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ याद आया, मायरा नाम था उस चुड़ैल का। जैकी याद करते हुए बोला।